चलिए आज हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में, है ना। पहले हम आपको डिटेल्स बता दें कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता है कि अभी जो हम आपको वीडियो जो भी बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वो मेनली आपका जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर का, है ना, उसके लिए ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उन्हीं बच्चों की डिमांड पे जो है ये हम आपको अभी बना रहे हैं। देखिए इसमें हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो ग्रुप बी के लिए बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको इसके पहले भी बताए थे कि हमारे फर्स्ट ईयर में दो ग्रुप होते हैं ना, एक ग्रुप ए होता है और दूसरा हमारा ग्रुप बी है, ठीक है ना। ग्रुप ए में हमारा जो ब्रांच आता है वो कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया और मैकेनिकल हो गया, ठीक है ना। ग्रुप बी में हमारा होता है सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप ए वाले वीडियो आपको बना के दे चुके हैं, है ना। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप बी का, ठीक है। ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 2, है ना। मैथ 2 का जो आपका सिलेबस है वो हम आज थोड़ा सा कवर करेंगे आपको, और बिल्कुल एकदम बेसिक वे में, क्योंकि हमको पता है थोड़ा सा कि बच्चे को बेसिक से रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है मैथ 2 का, उसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि मेनली हम समझेंगे कि फंक्शंस, थोड़ा सा जानना है फंक्शंस के बारे में, और फिर एक फंक्शन का ही 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। पहले फंक्शन का ही डोमेन एंड रेंज निकालना होता है, फिर इसी फंक्शन का हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं, एंड देन हम लोग डेरिवेटिव की बात करते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल वे में आपको ध्यान में रखना है कि हमारा पहला जो टॉपिक्स है उसमें हमको 3 चीज के बारे में पढ़ना है। पहला डोमेन और रेंज से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो लिमिट से आता है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा जो आता है वो डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट 1 में, एंड देन यूनिट 2 में जो हमको डिस्कस करना है वो इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन है उसमें। यूनिट 4 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस है, 3 हमारा जो है यूनिट 3 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और यूनिट 4 जो हमारा है वो, है ना, वेक्टर कैलकुलस है। तो ये 4 यूनिट आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में, है ना, आपको पता होना चाहिए। हम डिटेल सिलेबस के बारे में नहीं जा रहे क्योंकि आपके पास सारा सिलेबस है ऑलरेडी पीडीएफ में भेजा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार सिलेबस को खुद से देख लीजिएगा। हाँ, इतना माइंड में रखना है कि हमको पढ़ना क्या है। तो पहला यूनिट हमारा जो पढ़ना है ना, वो उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। पहले हमको डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना है, फिर हमको लिमिट्स के बारे में पढ़ना है, और फिर हमको क्या पढ़ना है, तो डेरिवेटिव के बारे में, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम पहले डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 में, देन हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन में, देन हम लोग जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, एंड देन हम लोग जाएंगे जो हमारा वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है, 1 बाय 1। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो हम लोग डोमेन निकालते हैं, है ना, जो हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं, या फिर लिमिट्स निकालते हैं, या फिर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो किसका करते हैं, फंक्शन का करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको फंक्शन के बारे में जानना है, हालांकि हम उतना ही बात करेंगे जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ही लार्ज होता है ना, और सारा आपको वीडियो बनाकर देना थोड़ा सा मुश्किल है ना। इसलिए हम आपको उस पॉइंट को ही फोकस करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले आपको, सिंपल सी बात हम आपको ये बताएं कि हमारा जो टॉपिक्स है उसमें पढ़ना क्या है, डोमेन एंड रेंज निकालना है, फिर हमको लिमिट फाइंड करना होता है, फिर हमको उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, और ये सारी किसका करना होता है, फंक्शन का ही करना होता है। इसलिए थोड़ा सा एक सिंपल लाइन में हम आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इट मींस बाय फंक्शन। फंक्शन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना। बस एक लाइन में हम आपको डिफाइन करेंगे। देखिए, फंक्शन जो है वो एक टाइप का रिलेशंस होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशंस आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा फंक्शन, हमारा सारा रिलेशंस जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, कुछ उसमें स्पेशल कंडीशंस होते हैं रिलेशंस में, अगर उस कंडीशंस को फॉलो करता है देन वी कैन से दैट कि दिस रिलेशंस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये स्पेशल टाइप का एक रिलेशंस होता है, ठीक है ना। वो स्पेशलिटी उसका क्या है, तो 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, हम 2 तरह से बात करेंगे, एक तो हम आपको सेट के फॉर्म में बात करेंगे कि अगर हमारे पास 2 सेट है, सेट 1
और स्टेट 2 या फिर बोले कि स्टेट ए और स्टेट बी, तो उससे हम आपको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, है ना। और दूसरा हम आपको डिफाइन करेंगे कि एक अलजेब्रिक फॉर्म में जो हमारा फंक्शंस है ना, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लाइक दैट, है ना, तो वो दोनों फॉर्म में हम आपको बताएंगे, ठीक है। सिंपल डिफिनीशन के तौर पे आपको क्या याद रखना है, आपको क्या समझना है कि हमारा फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशंस होता है इन विच देयर इज टू कंडीशंस, है ना, जिसमें कि वहां पे हमारा दो कंडीशंस होता है। कौन कौन? पहला कंडीशंस है, समझिएगा थोड़ा सा, हम पहले आपको एक सेट के फॉर्म में बात कर लेते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास दो सेट है, समझ में आ रही बात? अगर हमारे पास दो सेट है, कौन कौन? एक हमारे पास है सेट ए और दूसरा हमारे पास है सेट बी। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए इसमें हमारा कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां पे भी कुछ मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। एक्चुअली हम क्या बोले कि हमारा जितना भी फंक्शन है वो स्पेशल टाइप का एक रिलेशंस होता है ना। वो कंडीशंस क्या है, वो स्पेशल जो आपका पॉइंट्स है वो क्या है, वो ये होना चाहिए कि हमारा जितना भी स्टेट ए में हमारा जितना भी एलिमेंट है वो सभी का एक अपना इमेज होना चाहिए, मतलब एक अपना रिलेशंस होना चाहिए, है ना। हमको इसको जनरली हम लोग इमेज बोलते हैं। जैसे ए के साथ 1 के साथ हम ए को रिलेट कर रहे हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे कि 1 का इमेज क्या है, ए है ना। ये लैंग्वेज है बोलने के लिए, आप रिलेट करके भी बोल सकते हैं कि हर किसी का एक अपना रिलेशंस होना चाहिए, है ना। पहला पॉइंट कि हर किसी का अपना एक रिलेशंस होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एक ही रिलेशंस होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा क्या है, आप समझिए, दोनों पॉइंट को हम समझाते हैं वन बाय वन। जैसे मान लीजिए 1 के साथ हम रिलेट कर दिए ए को, 2 के साथ कर दिए बी को, 3 के साथ कर दिए सी। क्लियर है बात, है ना। अब 4 बच गया, है ना। अब हम बोलेंगे कि क्या ए हमारा एक फंक्शन डिफाइंड होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि हम क्या बोले कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कि जितना भी एलिमेंट है सेट ए में, इस सबका कोई ना कोई एक रिलेशंस होना चाहिए, समझ में आ रही बात। और दूसरा कि एक ही रिलेशंस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 तक का तो कोई ना कोई रिलेटेड है सेट बी से, लेकिन 4 का कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई इमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि अभी यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ, जब हम 4 को भी रिलेट कर देंगे डी से, तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो कंडीशंस है वो फॉलो कर रहा है। कौन दो कंडीशन? एक तो ये है कि हमारा जितना भी सेट ए में एलिमेंट्स है वो सभी रिलेटेड है बी के साथ, उसका सबका अपना एक इमेज है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा कि किसी का दो नहीं है, सबका एक ही इमेज है। क्लियर है बात, है ना। तो सिंपल वे में हम बोलेंगे कि ये हमारा एक फंक्शन डिफाइंड होगा। यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन के फॉर्म में डिफाइंड कर सकते हैं। जनरली उस फंक्शन को हम लोग अलजेब्रिक के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसको हम बताएंगे इसके बाद भी, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। जैसे अब मान लिया जाए, एक और समझिए कि अगर हम 2 को सी के साथ भी रिलेट कर देते, 2 जो है वो बी के साथ भी रिलेट है और सी के साथ भी रिलेट है, मतलब 2 का दो इमेज बन रहा है, एक बी भी है और एक सी भी है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा क्या? इस रिलेशंस को हम फंक्शन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम क्या बोले कि हर किसी का एक ही इमेज डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ तो 2 का क्या हो गया, बी भी और सी भी, दो इमेज डिफाइंड हो गया। इट मींस कि यहाँ पे ये हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है बात है? तो आपको सिंपल ये दो पॉइंट्स को, है ना, माइंड में रखना है, समझना है, ध्यान देना है। पहला पॉइंट कि हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन ही फंक्शन होता है, लेकिन कब? जब उसमें दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा हो। कौन कौन? पहला कि हमारा जितना भी स्टेट ए में एलिमेंट्स है वो सबका एक अपना रिलेशन होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, और एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब एक ही के साथ रिलेटेड होना चाहिए, दो के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि अगर हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है किसी रिलेशंस में, देन वी कैन से दैट कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन के फॉर्म में डिफाइंड होगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो ये तो हम आपको सिंपल थोड़ा सा आपको डिफाइन किए। अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच
each element of set 1 is related with b and there will be only one image of each elements, है ना। जितना भी एलिमेंट्स है सबका एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है फंक्शंस के बारे में। चलिए अब हम आते हैं जो हमारा है ना रिक्वायरमेंट है कि इसी फंक्शंस को हम है ना अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से हम देखेंगे कि कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। क्लियर है बातें? चलिए आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपको, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू, है ना, सपोज दैट कि ये हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शन हम आपको ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए समझिए, अभी जो हम आपको यहाँ पे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, कुछ यही कंडीशन को यहाँ भी फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? हम क्या बोले थे कि मान लिया 1 2 3 4 है, इधर हमारा a b c d है, तो सबका एक अपना, हाँ ऐसा नहीं है कि 2 को b के साथ, 2 को हमारा c के साथ भी हो सकता है ना, 3 हमारा b के साथ भी हो सकता है, 4 d के साथ हो सकता है, वो किसी के साथ हो सकता है, लेकिन एक ही इमेज होना चाहिए और ईच एलिमेंट ऑफ सेट A should be related with B। बात समझ में आ रही है? तो दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए कि जितना भी एलिमेंट है सबका अपना एक इमेज होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए और एक ही रिलेशन होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां भी कुछ इसी कंडीशन को फॉलो करता है। आप देखिएगा जो कंडीशन यहां पे आप सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, यहां भी कुछ ऐसा ही सेटिस्फाई होता है। एक्चुअली ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे हमारा है ना दो वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल है। एक तो हमारा x वेरिएबल है और एक हमारा क्या है? y वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? अब दोनों को नाम भी हम लोग अलग अलग देते हैं। जो हमारा x है ना, इसको हम बोलते हैं इनडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इनडिपेंडेंट, है ना, वेरिएबल। और हम बताएंगे इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं। और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। y को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रही है ना। देखिए समझिए, y को हम क्यों बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल? क्यों? क्योंकि ये x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात? x के वैल्यू पे डिपेंड कैसे करेगा? मान लीजिए आप x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। समझ में आ रही बात? तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दीजिए और प्लस कितना 3। तो ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू, है ना, ये हमारा आ जाएगा 6। क्लियर है बात? हमको कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम x का कुछ वैल्यू पुट किए तो हमको y का भी वैल्यू मिल गया। समझ में आ रही है बात? और हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही हम x का वैल्यू चेंज कर देंगे, सपोज दैट कि हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 इंटू 2 एंड दिस इज 3। तो ये हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 4 4 8 और 3 11। समझ में आ रही बात? आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम x का वैल्यू चेंज किए, शुरू में हम कितना लिए थे? x का वैल्यू 1, फिर हम कितना लिए? x का वैल्यू 2। जब हम x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू कितना आ रहा था? 6। और जब हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 11। इट मींस कि हमारा जो y है वेरिएबल वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे हमारा y वेरिएबल जो है वो भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। इसके मतलब है कि y इट डिपेंड्स ऑन x, है ना। ये हमारा जो x y वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है ना, x पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग y को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और x को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और, चलिए देखिए, हम क्या बोले थे कि जब हमारा फंक्शन तब डिफाइन होगा जब हम a सेट a का जो भी वैल्यू रहेगा वो दूसरे के साथ रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे ऐसे समझना है कि जब हम x का कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो y का भी वैल्यू हमको मिल रहा है। यहाँ भी दो वेरिएबल है, यहाँ दो सेट था, यहाँ पे दो वेरिएबल है। और जब हम x का कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का भी वैल्यू मिल रहा है कुछ। देखिए यहाँ पे भी x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 11 मिल रहा है ना। इट मींस कि ये भी हमारा एक फंक्शन है ना।
किसके फॉर्म में, x और y के फॉर्म में। x और y क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें हम x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। हम y को क्यों बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसके बारे में भी आपको अभी डिस्कस किए। सिंपल सी बात है कि भाई हमारा y वेरिएबल जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि y हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर है बात यहां तक, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे डोमेन और रेंज की बात जो हम लोग करते हैं, वो डोमेन और रेंज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। क्योंकि मेन हमारा जो क्वेश्चंस है वो वहीं से पूछा जाएगा, है ना। ये तो थोड़ा सा समझने के लिए था, क्योंकि हमारा फंक्शंस का ही डोमेन और रेंज निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा हमको जानना था कि भाई फंक्शंस होता क्या है, तभी तो उसका डोमेन और रेंज, फिर उसका लिमिट, फिर उसका डेरिवेटिव्स, ये सारा चीज हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि हमको क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो देखिए, डोमेन और रेंज निकालने के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम आपको फॉर्मूला बता देंगे, आप उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ऐसा नहीं होता है डोमेन और रेंज में। हाँ, जैसे हम लोग लिमिट पढ़ेंगे वहां कुछ फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहां कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिकली उस तरह का फॉर्मूला नहीं है जो कि हम आपको लिखा दें, आप वैल्यू पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसको फॉलो करके हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आइए उस रूल्स को हम लोग देखते हैं वन बाय वन। क्लियर है बात। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दो तीन तरह का फॉर्म। एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, इस तरह से याद रखना है कि भाई इस टाइप का अगर हमारा फंक्शंस है तो इसको हम किस रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ऐसे इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा नहीं, 5-6 तरह का आपको मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। वो 5-6 तरह का फॉर्म अगर फंक्शन को आपको ध्यान में है कि अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आज हम बेसिकली आपको 3 तरह से बातें करेंगे, है ना। आज जो भी बात करेंगे वो 3 तरह का जो फंक्शन का फॉर्म होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने के कारण हम चाहते हैं कि 20 से 25 से आधे घंटे का मैक्सिमम, ताकि आप एक बार में उसको देख पाए, क्योंकि पता है अगर 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बनेगा तो फिर आप एक बार में देख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि हम धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं। आइए देखिए आप, हम क्या बोले कि अगर हमको डोमेन निकालने की बात की जाए, है ना, अगर हमको डोमेन निकालने की बात की जाए, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे। और हमेशा हम इस चीज को फिर से बोल रहे हैं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई इस टाइप का अगर हमारा फंक्शन है तो ए रूल हमारा यहाँ पे फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करना है, और ये बहुत कॉमन होता है। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसा है f of x इज इक्वल टू, है ना, सपोज दैट कि 1/x माइनस 3 या x प्लस 3 कुछ भी ले लीजिए एज यू विश, है ना। अगर हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसा है, ठीक है ना, तो अब इस केस में हम जब डोमेन निकालने जाएंगे तो किस मेथड को यूज करेंगे, क्या रूल्स होगा, क्या कंडीशंस होगा, है ना, इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक चीज आप समझिएगा, y इज इक्वल टू भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ क्या, x माइनस 3। कहने का मतलब हम इसको f ऑफ x के फॉर्म में लिखे या y के फॉर्म में लिखे, बात क्या है, सेम है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फंक्शन है जो x के फॉर्म में है, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन है जो किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। क्लियर है ना। तो ये दोनों तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। दोनों में क्या है, बातें सेम है ना, दोनों में सेम तरह से हम लोग बात करेंगे। आइए रूल्स क्या फॉलो करना है, क्या मेथड है यहाँ पे। तो ऐसे आप लोग बेसिकली पहले भी जानते होंगे, है ना, कि आपको अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी वैल्यू में अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो फिर हमारा वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, फिर वो वैल्यू हमारा डिफाइंड नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा जो डोमेन होता है x का वो सारा रियल नंबर जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। समझ में आ रही बात, या जिसके लिए हमारे फंक्शन का रियल नंबर मिल जाए। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे, है ना, x के जगह पे 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, x के जगह पे अगर हम 3 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3। x के जगह पे क्या लिखेंगे, 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/0। देखिए जैसे ही डिनोमिनेटर आ गया मतलब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं। आप ये चीज को समझते हैं, और हम आपको लिमिट्स में पढ़ाएंगे तो हम आपको बता भी देंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बस सिंपल सी एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो x का वैसा वैल्यू जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो हमारे डोमेन का अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन बोलता है कि x का वो सारा वैल्यू जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, समझ में आ रही बात, वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर है? तो हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है क्या, x इक्वल टू 3 पे? नहीं डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो नहीं डिफाइन हो रहा है मतलब हमारा x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये तो आपको समझने के लिए है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन रहेगा उसको हम लिखेंगे कि दैट शुड बी 0, है ना, दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। जैसे x माइनस 3 है तो ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? ये जो x माइनस 3 है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, फिर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लिखने का तरीका है, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब x माइनस 3 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि x शुड नॉट इक्वल टू 3, है ना। ये निगेटिव है, इक्वल के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि भाई इस फंक्शन में अगर आप डोमेन निकालना चाहते हैं तो सारा रियल नंबर तो होगा, लेकिन एक ऐसा नंबर है 3 जो आपका डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जैसे ही x का वैल्यू यहां पुट करेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज फिर वो हमारा रियल नंबर हमारा वैल्यू जो है डिफाइन नहीं हो पाएगा। इस कारण से x इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये लिखने का तरीका है, हमेशा आप ऐसे ही लिखिएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी फंक्शन हो, हम जब भी देखेंगे डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो उसको हम यही लिखेंगे कि दिस शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम अगर डोमेन लिखेंगे तो डोमेन कैसे लिखेंगे, ये लिखने का भी तरीका होता है, ये भी समझिएगा। तो डोमेन को हम लिखेंगे भाई सारा रियल नंबर होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें से एक नंबर नहीं होगा, कौन, 3। x इज नॉट इक्वल टू 3 मतलब हमारा जो 3 है उस सारे रियल नंबर में से हटा देना है। सबट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि सारा रियल नंबर है लेकिन उसमें से एक माइनस हो गया है, एक नहीं है, कौन नहीं है, 3। तो ये लिखने का तरीका होता है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का हमारा डोमेन कहलाएगा। समझ में आया होगा बात, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मान लिया जाए एक और हम ले लेते हैं कि मान लिया हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ ऐसा है कि 1/x + 2। समझ में आ रही बात? हम क्या करेंगे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x + 2। हम दोनों तरह से इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अगर बुक में कोई भी फॉर्मेट में मिले तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/x + 2, ठीक है। तो अब क्या हम बोले कि फिर से हमारा जो डिनोमिनेटर फंक्शन आ गया x + 2 दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो x + 2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, इस वजह के माइनस हो जाएगा, तो शुड नॉट इक्वल टू क्या, माइनस। मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है -2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही -2 आप रखोगे तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0, और 1/0, फिर से हमारा डिनोमिनेटर 0 आ गया, मतलब फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। समझ रहे ना? तो कहने की मतलब हुआ कि फिर से जो हमारा डोमेन यहाँ पे मिल जाएगा, वो डोमेन क्या मिल जाएगा, डोमेन हमारा मिल जाएगा, सारा रियल नंबर होगा लेकिन एक नंबर नहीं होगा, कौन, -2 का माइनस। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है एक डोमेन डिफाइंड होगा, सारा वैल्यू होगा, रियल नंबर सारा होगा, लेकिन उसमें से -2 का वैल्यू हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और हम आपको फॉर्म बताते हैं, अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाए हमारा इक्वेशन, अगर जो है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाए तब हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 अपॉन x² - 3x + 2। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। अभी तक तो हमारा सिंपल कोई फंक्शन आ रहा था, है ना, x + 2x + 3, अब क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको
कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारा चीज सेम रहेगा। फिर से वही काम करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 2 आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि माइनस x लिख सकते हैं हम, है ना, और माइनस 2x लिख सकते हैं और प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए हम क्लास में आपको डिस्कस भी किए हैं, है ना। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जो इसका जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 को हम, है ना, इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारा बीच वाला टर्म जो है प्लस और माइनस करने से क्या आना चाहिए, बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, है ना। ये हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है। हम बोले भी थे कि कुछ बच्चे को दिक्कत है, तो बहुत बच्चा जानता है, मोस्टली जानता है, 2-4 बच्चे को दिक्कत होगा क्लास में, तो वो आप एक बार आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, ऐसे क्लास में बताया भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से -2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू 1 ना, -1 2 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि x -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x -1 भी कॉमन हो जाएगा। तो x -1 का, हाँ, दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। तो x -1 और x -1 यहाँ से ले लिए, क्या बच गया x, तो यहाँ पे x बच गया, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से क्या बच गया, x -1 कॉमन हो गया, क्या बच गया 2 दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से अगर हम दोनों निकालेंगे अलग अलग करके, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो x -1, है ना, ये तो आकर के नीचे 0 हो जाएगा, 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगा, तो दिस शुड नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से बोलेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, वही मेथड। चलिए अगर हम दूसरा टर्म लेते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया। अगर हम इसको लेंगे और इसको लाके यहाँ पे 0 कर देंगे, ये कैसे 0 होता है, देखिए हम पहले x -1 लिए थे ना, ये हमारा x -1 लिए और इसको मल्टीप्लाई में है, यहाँ 0 बाय समथिंग कर दिए, 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एक चीज और कंफ्यूज कीजिएगा कि सर ऊपर वाला फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलते, ऊपर वाला फंक्शन से हमको कोई परेशानी नहीं है, वो 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। हमको डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है हमेशा उसी पे ध्यान देना है। क्लियर है बात, एक डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कभी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे कि x -1 हम यहाँ पे लिए और x -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, लाके डिवाइड कर दिए, 0 हो गया, क्योंकि 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 होता है। इस बार हम x -2 की बात करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू लेना है ना। x -2 लेंगे तो ये 0 बाय x -1 करेंगे, फिर से 0 मिलेगा, तो a इक्वल, है ना, 2 नहीं है ना, ये सिंबल आपको शो करता है कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इज नॉट इक्वल टू 2 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का 2 वैल्यू आ गया, कौन कौन, एक तो बोल रहा है कि x जो है 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और x जो है वो 2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, वहां पे एक ही आ रहा था, पहले वाला क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा था, एक ही वैल्यू आ रहा था, यहाँ 2 आ गया, तो दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा सारा रियल नंबर तो होगा, लेकिन हमारा 2 वैल्यू नहीं होगा। कौन कौन, एक हमारा 1 भी नहीं होगा और एक हमारा 2। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो आज हम आपको 2 तरह का फंक्शन की बात किए, एक तो हम सिंपल आपको जो x -2 x + 2 डिनोमिनेटर में था उसके बारे में बात किए, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात किए, और भी इसी तरह से और भी फंक्शंस होता है ना, वो सारे फंक्शन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमारा रूट में आ जाए तो हम क्या करेंगे। अब रूट में डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, है ना, न्यूमरेटर में है तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग कंडीशंस होता है। फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम आपको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, है ना, और साथ में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, और आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू।